अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि फार्माकोलॉजी का लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ड्रग्स को, यानी कि हमारी ऐसी अद्वियात जो कि हमारे निज़ाम इंहज़ाम को मुतासर करती हैं, या फिर वो बीमारियां जो कि निज़ाम इंहज़ाम की होती हैं, उनके इलाज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उन तमाम तरह ड्रग्स को हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ड्रग्स का नाम देते हैं। Right. Gastrointestinal tract is concerned with the functions of ingesting and absorbing nutrients and excreting unabsorbed and waste products. यानी कि हमारी gastrointestinal tract क्या है? यानी कि हमारी ये एक ऐसी मीन खुराक की नाली जिसे आप लोग कह सकते हो, पूरा का पूरा एक ट्रैक है, पूरा एक रास्ता है जो कि कंसर्न विद द फंक्शंस। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस आ जाते हैं? इंजेस्टिंग, खाना खाने का, ठीक है, निगलने का, देन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाइयत को एब्जॉर्ब जज़्ब करने का, और फिर बाद में एक्सक्रीट आउट कर देना, निकाल बाहर करना अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग्स को जो कि जज़्ब नहीं हुई, और या फिर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को उनको निकाल बाहर करती हैं। अच्छा, 3 कॉमन मेडिकल कंडीशंस इन्वॉल्विंग जीआईटी, जो ये वो कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों के बुक के अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि 3 ऐसी कंडीशंस जो कि हमारे जीआईटी में इन्वॉल्व होती हैं, एज फॉर एग्जांपल पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक हो गया। फिर डायरिया क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, और इमेसिस क्या होता है। ये चारों के चारों हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है और इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। पेप्टिक अल्सर, अब अल्सर की बात करें तो अल्सर क्या होता है? जख्म कहलाता है। ठीक है। पेप्टिक यानी कि अगर हमारे मैदे में जख्म हो जाता है तो उस अल्सर को उस जख्म को हम लोग पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर तो ये छोटी आंत में हो जाता तो हम लोग इसको कहते हैं डियोडेनल अल्सर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर वो ड्यूडेनम में होता, राइट, तो आप लोग कहते हैं कि पेप्टिक अल्सर इज अ डिजीज इन विच इंटरनल म्यूकोजा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक इज इंजर्ड। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके स्टमक की इंटरनल म्यूकोजा यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जख्मी हो जाती है ड्यू टू हाई एसिड कंसंट्रेशन, यानी कि एसिड की मिकदार की ज्यादती की वजह से, या फिर एच पाइलोरी यानी कि हमारा जो नेगेटिव बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसकी वजह से हो सकता है ये। इसकी पेप्टिक अल्सर की यानी कि मैदे में जख्म की और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। दो ये मेन वजूहात होती हैं कि या तो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से मैदे में जख्म हो जाते हैं, या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी हो सकती है ये। अच्छा, तो इसके अलावा और कौन कौन से वजूहात होती हैं? आप लोग कहते हो कॉजेज में आ जाता है ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर्स, यानी कि एनएसएड्स, या फिर मेन एनएसएड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से भी अल्सर हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आ गया जी हमारा बैक्टीरिया, या फिर हाई एसिड HCl कंसंट्रेशन यानी कि HCl की मिकदार बढ़ जाने की वजह से भी होता है। और ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा मेन इस्तेमाल यानी कि उसका बहुत ज़्यादा पीने से भी अल्सर हो सकते हैं, या फिर दूसरी वजूहात भी। अच्छा, अब अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो जाए तो उसके अलामात कौन से होते हैं? चंद अलामात को यहाँ पे लिखा हुआ है। सिम्टम्स में एज फॉर एग्जांपल आप कहते हो पेन इन स्टमक, यानी कि मैदे में पेन होने लगता है, दर्द होता है। फिर ब्लीडिंग विद वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी के साथ खून का आना। या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का खत्म हो जाना। या फिर इंक्रीज पेन इन एम्प्टी स्टमक, ऑब्वियसली जब मैदा खाली होगा एसिड की कंसंट्रेशन मजीद बढ़ती चली जाएगी तो वो क्या होगा जी, जख्म जो होंगे वो मजीद दर्द पैदा करेंगे, यानी ये कि इंक्रीज बढ़ जाएगा पेन जब आपका खाली मैदा होगा। या इसके अलावा दूसरे अलामात भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स यूज करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि हमारी बीमारी की वजूहात क्या हैं। ठीक है, हमें अगर वजूहात का पता है तो हम लोग इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं पहले भी कहती हूँ कि अगर आप लोग वजूहात को मीन समझ लेते हो अच्छी तरह से, उसका आप कहते हो कि फिजियोलॉजिकल रीजंस उसकी क्या हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग वो चीज समझ जाते हो तो आपका क्या है कि इट मीन उसके कॉजेज समझ जाते हो तो आपको क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आपने अब इलाज करना क्या क्या है। ठीक है, यानी कि क्या किस किस चीज को रोकना है और किस चीज को बढ़ाना है जिससे आपकी बीमारी का जो है वो हल निकल आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। ठीक है, अगर हमारी कॉज जो है पेप्टिक अल्सर की हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है तो हम लोग अगर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूज कर लेंगे तो हमारा इजीली ठीक हो जाएगा। हो गया ना ठीक।
फिर हम लोग कहते हैं कि हमें मालूम है कि हाई एसिड कंसंट्रेशन की वजह से, अगर HCl की वजह से, HCl की ज़्यादा मिकदार की वजह से अगर हो रहा है, मतलब कि पेप्टिक अल्सर हो रहा है, मैदे में जख्म हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम H2 हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर लेंगे या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले लेंगे, यानी कि इन दो के इस्तेमाल से भी हम कर सकते हैं। इन दो के इस्तेमाल से कैसे होता है ये मैं भी आपको बताती हूँ। इसके अलावा एंटासिड्स, यानी कि मीन एक ऐसी चीज जो कि एसिड के असर को जाइल कर दे, खत्म कर दे, ठीक है, हम एंटासिड्स ले लेते हैं। जैसे हम लोग नेचुरल एंटासिड लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल जब कभी मैदे में जलन हो रही हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जी ठंडी लस्सी पीते हैं दूध की, राइट, ऐसे ही होता है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को मालूम है कि हमारे मैदे में मीन एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हुई हुई है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, अगर हम अपने मैदे की दीवारों को एक ऐसे प्रोटेक्टेंट से, यानी कि एक ऐसे एजेंट से हम अपने अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन को, स्टमक की, अगर हम उसको कवर कर दें, यानी कि एक टेंट लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा जी, एसिड हमारा दीवारों के साथ लगेगा नहीं, स्टमक की एसिड से नहीं लगेगा, हम हमारे जख्म जो है आहिस्ता आहिस्ता हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि हम लोग म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुक्रालफेट आ गया। अब इनके अलावा एक और चीज आती है जी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग। इसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग H2 हिस्टामिन क्यों लेते हैं रिसेप्टर ब्लॉकर, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्यों लेते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर अब लिखा हुआ क्या है कि हमारे जो मीन स्टमक की एपिथी मीन उसकी जो लाइनिंग है उसके ऊपर पैराइटल सेल्स मौजूद होते हैं। अब इन पैराइटल सेल्स पे हिस्टामीन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। हमारे स्टमक की एपिथेलियल लाइनिंग पर पैराइटल सेल्स मौजूद हैं। अब मैंने एक सेल के ऊपर का ले लिया जी ये पूरा का पूरा इमेज। किया क्या है कि जी आपके पैराइटल सेल्स की दीवारों पर हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं और इस हिस्टामिनिक रिसेप्टर पर जो है हिस्टामिन आकर बाइंड करता है। ये जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स हैं ये H2 रिसेप्टर है, ठीक है। और अब ये करता क्या है हिस्टामिनिक रिसेप्टर, कि जब इस हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे हिस्टामिन आकर बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट कर देता है एक प्रोटीन को जिसका नाम है काइनेज एंजाइम, ठीक हो गया। ये उस प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि जगा देता है। और ये प्रोटीन काइनेज जो है ये क्या कर रहा है, ये इस पंप को रेगुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। जो हमारा हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप है ना, जिसको हम लोग प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, ये उसको रेगुलेट कर रहा है। यानी कि हाइड्रोजन को मैदे के अंदर, हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को अंदर और पोटाशियम को बाहर भेज रहा है। अब अगर हाइड्रोजन आयन अंदर आता है तो वो Cl के साथ मिलके HCl बनाता है और HCl हमारा एसिड है। अब अगर हाइड्रोजन आयन अंदर आया तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन्स या प्रोटॉन्स, और ये क्या करेगा, कॉज हाइपर एसिडिटी, यानी कि HCl की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। बात समझ में आ गई। यानी कि हम लोग अगर चाहें तो इस H2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें ताकि वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट ना करे और ये जो है ये इस मोटर को ना चलाए, जिससे हाइड्रोजन आयन अंदर नहीं आएगा और अंदर आके HCl के साथ मिलके क्लोरीन के साथ मिलके, क्लोराइड आयंस के साथ मिलके HCl नहीं बनाएगा, तो हमारा पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक हो गया। एक हमने रोक दिया इस चीज को कि इधर हमने ब्लॉकर लगा दिया, हिस्टामिन जुड़ा ही नहीं, बाइंड ही नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को ही, इस मोटर को ही ब्लॉक कर दें। अगर हम इस मोटर को ब्लॉक कर देंगे, हाइड्रोजन आयन अंदर नहीं आएगा, क्लोराइड आयन के साथ मिलेगा नहीं, HCl बनेगा नहीं और लोअर इन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि एक आ गया H2 रिसेप्टर ब्लॉकर और एक आ गया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक हो गया। अब यही चीज बिल्कुल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कि ये मेम्ब्रेन है, ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर है और ये कौन सा रिसेप्टर है, हिस्टामिनिक H1 है या H2, ये अभी मैंने आपको बताया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब इस हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे हिस्टामिन आकर बाइंड करेगा, ठीक है। अगर ये बाइंड करता है तो यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज को, जो कि एक्टिवेट कर रहा है किसको, हमारे प्रोटॉन पंप को। हाइड्रोजन आयन अंदर और पोटाशियम आयन बाहर। जब हाइड्रोजन आयन अंदर आया तो ये HCl के साथ मिला और HCl बना दिया इनसाइड द स्टमक।
तो मैंने एक तो इस चीज को रोक दिया, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर इस्तेमाल किया, और दूसरा मैंने इस पंप को रोका, प्रोटॉन पंप को, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले लिया। अब इन्हीं सेल के ऊपर जहां पर हिस्टामिनिक रिसेप्टर है, वहीं पर हमारा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी मौजूद होता है, और वहीं पर हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर भी मौजूद होता है। ठीक हो गया। चलें जी, इसको करीब करके देख लेते हैं कि क्या हुआ कि हिस्टामिन रिसेप्टर, अच्छा यहाँ पर के प्रोस्टाग्लैंडिन जब अपने प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है तो ये क्या कर देता है, ये म्यूकस सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, म्यूकस को और बाइकार्बोनेट्स को, ये उनके सिक्रीशंस को, अखराज को ज्यादा कर देते हैं। ये ज्यादा होगा तो हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, जो हमारी म्यूकोजा है स्टमक की, वो फिर एसिड से मतलब के बच जाएगी, और हमारी जो म्यूकोजा है वो हमारी दीवारों पर लग जाएगा स्टमक की। ठीक हो गया। अब अगर म्यूकस बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट्स बढ़ेंगे, तो एसिड का असर जो होगा वो ज्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया। तभी हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि उन जैसा इफेक्ट देगी। ठीक हो गया। 3 ड्रग्स हो गई हमारी। इसके अलावा हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, अगर आप लोगों को अगर आप इसको लिखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो आप लोग इस चीज को लिख सकते हो। इन चीजों को समझकर अब अगर आप लोग किसी भी ड्रग को एक्सप्लेन करते हो, सपोज अगर आप लोग H2 रिसेप्टर ब्लॉकर को एक्सप्लेन करते हो, तो आप ये चीज बना दो। ठीक है, साथ में यहाँ पे मेंशन करो दैट इट इज पाराइटल सेल्स ऑन द एपिथेलियल लेयर ऑफ स्टमक। ठीक हो गया, और ये चीज बना दी। और अपने ड्रग को यहाँ पे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है तो मेंशन कर दो, यहाँ पे नीचे नाम लिख दो रेड कलर से या फिर मार्कर से बोल्ड करके कि यहाँ पे हमारी ड्रग एक्ट कर रही है, और उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दिया 1-2 लाइनों में। और अगर तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आई है आपकी पेपर में, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करो मार्कर के साथ, और ये चीज पूरी बना दो। फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको। एक दफा बनाने पर एक दफा याद करने पर आप H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के टाइम पर भी ये बना सकते हो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के टाइम पर भी आप लोग बना सकते हो इसको। ठीक हो गया। और इसी तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स बनाना चाहते हो तो उस टाइम पर भी आप लोग ये चीज बना सकते हो, और आप लोगों को इस तरह से डायग्राम बनाकर दिखाने पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। राइट, अब आप लोग इस चीज को बहुत आसानी के साथ लिख सकते हो। माइंड में बस सिर्फ वही चीज रखनी है कि हमारा अगर कॉज था जी, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि जी मेट्रोनिडाजोल, आप एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स ले लो। अगर हमारा हाइपर एसिडिटी है, एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम लोग H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ले लेते हैं, सिमिटिडीन जैसे। और अगर हमारा कहते हैं मतलब कि वही एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी ले सकते हैं, ओमेप्राजोल। फिर अगर हमारे पास मतलब एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स भी ले सकते हैं, लाइक मीजोप्रोस्टोल, जो कि हमारे म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देती है और बाइकार्बोनेट्स को बढ़ा देती है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो हम लोग एंटीसाइड्स ले सकते हैं, लाइक हम लोग बात करें नेचुरल एंटीसाइड्स की, या फिर आप लोग इस तरह से कमर्शियल ले लेते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हो। ठीक हो गया। या फिर आप लोग बात करते हो जी म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स की। राइट, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि अंदर मौजूद एसिड की मौजूदगी में क्या करते हैं, उनके रद्द अमल में एक ऐसी जेल बनाते हैं जो आपकी म्यूकोजा ऑफ द स्टमक पर अपनी तह बना लेगा। ठीक है, यानी कि म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ही काम करेंगी। तो जब हम लोग म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स देते हैं तो उस टाइम पर हम लोग ये चीजें नहीं दे सकते। H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हम लोग ये चीजें नहीं देते। राइट, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होती हैं, H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में मतलब कि हम लोग इनकी ड्रग्स को एक एक करके इनको हम लोग रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आप लोगों ने उसकी पूरी की पूरी जो कॉजेज थे या फिर जो जिस साइट्स को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं उस चीज़ को समझ लिया है, तो आप लोग इन तमाम तर ड्रग्स को इजीली, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इनको एक्सप्लेन कर सकते हो।
हाँ जी, अगर आप लोग फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों की ड्रग्स के अंदर माइन्यूट डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ आप लोग लिपिन कॉर्ड से बहुत बहुत अच्छे से आप लोग उसको समझ सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट आप लोगों का आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।